इंडिया में फार्मर रिवॉल्ट। और फार्मर रिवॉल्ट के रीजन भी कुछ ऐसे ही थे जैसे हमने ट्राइबल मूवमेंट में देखे थे। फर्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, इन्होंने बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की और फार्मर लोगों को फोर्स किया कि वो लोग इनको टाइम पे रेवेन्यू दें। इवन जब फैमाइन आ जाए, फ्लड आ जाए या कोई डिजास्टर आ जाए उसके बाद भी। तो इनकी लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी थी वो फार्मर को काफी लॉस में लेके गई और इसकी वजह से फार्मर डिस्ट्रेस में आए, पॉवर्टी क्रिएट हुई, फूड भी अवेलेबल नहीं था, फैमाइन भी आए और इन लोगों ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। और हम लोग देखेंगे भी नील या इंडिगो रिवॉल्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि फार्मिंग या इनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। खेड़ा रिवॉल्ट पढ़ेंगे गुजरात में, वहां पर भी कहीं ना कहीं टैक्स को लेके कि वहां पर नेचुरल डिजास्टर आया और उनकी क्रॉप फार्मरों की खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इनसे रिवेन्यू मांगा। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगला जो नेक्स्ट रीजन था वो था जो क्रॉप थी, जो इन लोगों ने कैश क्रॉप या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप उगवाई और कैश क्रॉप के बदले में जैसे इंडिगो उगवाई क्योंकि ब्रिटिश लोगों को जरूरत थी कलर करने के लिए अपने क्लॉथ को, तो इन लोगों ने इंडिगो क्रॉप को प्रमोट किया। इंडिगो उगाई गई बट इंडिगो का जो प्रॉफिट था वो फार्मर को नहीं मिला। मतलब रियल में जो कॉस्ट होती थी, मार्केट कॉस्ट होती थी, वो कभी फार्मर को मिलती ही नहीं थी। बस फार्मर को तो ये होता था कि भाई उसको जितना उसने उगाया है वो सारा ब्रिटिश का, बट उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी ब्रिटिश के द्वारा ही। और ज्यादातर है वो बहुत लो प्राइस पे इसको खरीदते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और क्या था कि ये इनफर्टाइल बना देती थी और फार्मर को इन कैश क्रॉप को उगाने के लिए काफी ज्यादा डेट भी लेना पड़ता था और डेट की वजह से भी फार्मर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और इसी से जुड़ा हुआ एक रिवॉल्ट हम देखेंगे, डेक्कन रिवॉल्ट, जो होता है महाराष्ट्र वाले जोन में, या कॉटन की वजह से फार्मरों को प्रॉब्लम होती है। और उस रिवॉल्ट का कारण ये कैश क्रॉप या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक और रीजन जो क्रिएट हुआ वो रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ 1914 से 19 तक। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश लोग जो इंडियन रिसोर्स थे ये सारे रिसोर्स लेके चले गए ब्रिटिश, या फिर अपने सोल्जर आर्मी के लिए यूज करने लग गए। इससे प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई कि हमारे फार्मर के पास फूड नहीं था और फूड ना होने की वजह से इंडिया में लोगों को जब फूड नहीं मिला तो फेमाइन आए और फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो इससे इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो किसानों को लगा कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और फिर उसका बदला लेने के लिए भी उन लोगों ने रिवोल्ट किया। एक सबसे बड़ा रीजन, रिवॉल्यूशन इन रसिया या रसियन रिवॉल्यूशन। रसियन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें बहुत सारे फार्मर इंक्लूड थे 1917 में, और उन फार्मरों ने अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। तो इंडियन फार्मर के अंदर भी एक मोटिवेशन आया कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीजें इन लोगों ने की। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 का ये एक एज अ मोटिवेशन या एज अ फ्यूल इनके लिए काम करता है, और फिर इनके अंदर भी वो थॉट आया कि हाँ भाई हम लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हैं और ब्रिटिश लोगों को डिफीट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी इंडिया में कहीं ना कहीं रिवॉल्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे जब नेशनलिज्म मूवमेंट चलता है तो बाद में फार्मर रिवॉल्ट ज्वाइंट हो जाते हैं किसके साथ, नेशनलिज्म मूवमेंट के साथ। और हम देखते हैं गांधी जो फिलोसॉफी है उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज को ही उठाते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया में फार्मर रिवॉल्ट हुए, और जिनमें सबसे बड़ा रीजन ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसमें 3 पॉलिसी उनकी थी लैंड रेवेन्यू की। पहला उनका था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, लैंड का ऑनर जमींदार को बना दिया, और जमींदार जब लैंड का ऑनर, तो वो टॉर्चर करता था फार्मर को। फार्मर क्या, बस लेबर। कई बार उनसे उनकी जो लैंड थी वो छीन ली जाती थी, और जमींदार बोलता था कि आप लोग अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो हम किसी और को दे रहे हैं। फिर ऐसा ही एक और सिस्टम रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में ओनर तो फार्मर था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी उसके पास पैसे नहीं थे, और वो डेट लेता था, और डेट के थ्रू जो भी पैसा आता था उसके थ्रू इनका लैंड रेवेन्यू देता था। तो इस वजह से ओनर होने के बावजूद फार्मर को लगता था कि उससे बड़ा लॉस हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। और एक और पॉलिसी जो थी महाल वाली। महाल में जो हेड होता था, जिसके साथ एग्रीमेंट था, वो था मुखिया, हेड ऑफ विलेज। और ये विलेज का जो मुखिया था एज अ मीडिएटर था, तो कई बार बहुत सारा टॉर्चर करता था फार्मर का, उनसे ज्यादा लैंड कलेक्ट करता था और ब्रिटिश वालों को कम देता था। अब हम बात करें इस फार्मर मूवमेंट में नेचर कैसा था। तो नेचर की अगर बात करें तो इसमें जो नेचर हमें दिखता है वो 2 टाइप का दिखता है। पहला जो नेचर था 19th सेंचुरी में कैसा था, कैसे इन लोगों ने एक तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया। और दूसरा जो नेचर इनका 20th सेंचुरी में गांधी जी के आने के बाद या कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हुआ। शुरुआती फेज में ये भी ट्राइबल मूवमेंट की तरह थोड़े लोकल इश्यूज पर फोकस करते थे। जैसे हमने देखा कि भाई हमारी फसल खराब हो गई है तो हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, ये सारी चीजें बातें करते थे। तो लोकल लेवल पर ये था, और कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी नैरो थी। नेशनलिज्म की बात ये लोग नहीं करते हैं। और दूसरा एक और इस टाइम नेचर हमें दिखाई देता है कि ये लोग जो भी रिवॉल्ट कर रहे थे इस टाइम पीरियड में, उस रिवॉल्ट का जो मेन टारगेट था वो थे जमींदार। इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि जमींदार तो सिर्फ कठपुतली है, कुछ लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, वो है ब्रिटिश। तो ज्यादातर रिवॉल्ट इनके जमींदार के खिलाफ हुए। रियल में जो इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था ब्रिटिश, उसको ये नहीं जान रहे थे। और साथ में इस टाइम ये थोड़ा सा जो भारी एनर्जी है, चमत्कार, कि भाई ऐसा होगा हमारे साथ कि हम लोगों को भगवान जिता देगा। तो गॉड्स पर बिलीव और रिलीजियस चीजें जो थी इनकी, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से काम कर रही थी। तो रिलीजन पे भी फोकस था, थोड़ा सा अंधविश्वास भी था, ये सारी चीजें इनके साथ थी। लेकिन 20th सेंचुरी में जो फार्मर मूवमेंट है वो थोड़ा अपग्रेड हुआ, और फार्मर मूवमेंट लिंक हुआ नेशनल मूवमेंट से। और नेशनल मूवमेंट का मतलब था इनके जो भी इंटरेस्ट थे या जो भी डिमांड थी, अब उनमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई कि इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए, हम लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, और साथ में पॉलिटिकल जो हमारे इशू थे उससे भी जुड़ दिया
जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता था बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट करते थे, या भगत सिंह को किया जाता था तब भी करते थे। तो एक तरीके से अब इनका मूवमेंट नेशनल इशू से जुड़ गया है, और अब फार्मर ज्यादा अवेयर है, ज्यादा जानते हैं कि भाई उनका मेन एनिमी कौन है। तो ये सारी चीजें हुई, और ये लोग सत्याग्रह में इन्वॉल्व हुए। इवन जब 1905 में बंगाल डिवीजन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट था, उस स्वदेशी मूवमेंट में भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया फार्मरों ने। और फार्मर ही वो लोग थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म मूवमेंट इंडिया में काफी अच्छे से चला और ब्रिटिश लोगों को हार माननी पड़ी। गांधी जी भी आते हैं तो गांधी जी भी स्टार्टिंग कहां से करते हैं? फार्मर मूवमेंट से ही। चंपारण चंपारण में हमने देखा 1917 का जो मूवमेंट है गांधी जी का, वो फार्मर मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। और फार्म गांधी जी भी फेमस होते हैं इंडिया में फार्मर मूवमेंट के थ्रू। ऐसे ही खेड़ा गुजरात में, वहां पे भी गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं, और उस वजह से वो फेमस होते हैं। चाहे आप आज का फार्मर मूवमेंट लो, या एंशियंट टाइम का, या मिडिवल टाइम का, या मॉडर्न टाइम का, फार्मर हमेशा एक ऐसा क्लास रहा है जिसका सपोर्ट जिस पार्टी को या जिस सिस्टम को मिल जाता है, तो उस पार्टी की कहीं ना कहीं पावर एस्टेब्लिश हो जाती है। तो फार्मरों का सपोर्ट कांग्रेस को मिला, तो कांग्रेस को जैसे ही मिला, तो कहीं ना कहीं फार्मरों के मन में भी चीजें आई। और एक और चीज इनके साथ हुई, अब ये सोशलिज्म वाली जो थॉट थी उससे भी जुड़ गए। और उसका रीजन था ये जो हमने देखा रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ। अब सोशलिज्म क्या कहता है कि भाई जो भी पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेबर क्लास और फार्मर के पास। तो इससे फार्मर बड़े खुश थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेबर और फार्मर के पास होनी चाहिए और हमें भी मिलना चाहिए। और इसके लिए ये लोग कि लोगों को एक तरीके से जोड़ा जा सके, फार्मरों को, कुछ असेंबली बनाते हैं। जैसे अवध, जो आज का उत्तर प्रदेश है, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ये एक एस्टेब्लिश करते हैं। और फिर ऑल इंडिया लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। इनका सबमिट हुआ करता था कांग्रेस की तरह ही, कई बार तो कांग्रेस के साथ ही सबमिट होना स्टार्ट हुआ। तो इससे फायदा क्या होता था कि ये लोग अपनी बातें रेगुलर वे में एक तरीके से उठा पाते थे, और कांग्रेस को भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ढालने का इन लोगों ने कोशिश किया कि भैया आप भी हमारी बातें थोड़ा उठाया करो, जिससे हम लोगों को भी फायदा हो। तो कांग्रेस के इश्यूज में आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा फार्मर की बहुत सारे डिमांड कांग्रेस भी अपने जो भी वो डिमांड करती थी उसमें इंक्लूड करती थी। तो धीरे धीरे फार्मरों को ये भी फायदा हुआ। फार्मर भी ऐसा ही करते थे कि जब कांग्रेस को जरूरत होती थी तो अपने जो डिमांड थी उसमें कांग्रेस की डिमांड भी इंक्लूड करती थी। अब कुछ फेमस जो रिवॉल्ट है, जो हमने देखे हैं कि भाई फेमस रिवॉल्ट जो फार्मर ने किए, वो कौन कौन से हैं? सबसे स्टार्टिंग फेज वाला एक रिवॉल्ट फार्मर का है, सन्यासी रिवॉल्ट। सन्यासी रिवॉल्ट, देखो यहाँ पे क्या हुआ। देखो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कंट्रोल जो किया ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को किया। तो चाहे ट्राइबल मूवमेंट हो, या फार्मर मूवमेंट हो, या 1857 का रिवॉल्ट हो, इन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं आपको बंगाल में ही दिखेगा। तो ऐसे ही ये सन्यासी जो रिवॉल्ट है, जो 1700 या 1763 के आसपास से लेकर 1800 तक आप लोगों को दिखता है, इसका ओरिजिन भी कहाँ है? बंगाल में। और जब भी हमें किसी रिवॉल्ट को स्टडी करना है तो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसका टाइम पीरियड क्या है। दूसरा, उसका जोन क्या है, बंगाल में हुआ या किस जोन में हुआ। और एक दो उसके लीडर,
जिन्होंने उन्हें लीड किया और जिनके बेस पे ये सारी चीजें चली। तो इसके जो लीडर थे वो थे मंजर शाह और भूसा शाह। ये दो लीडर जो फार्मर के लिए आए, मंजर शाह और भूसा शाह। ऐसा लगता है अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके भाई हो। तो ऐसे इन लोगों ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, फैमन आया बंगाल में, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने बोला नहीं, हम तो आप लोगों से लैंड रेवेन्यू लेंगे। तो फिर वहां पर कुछ साधु संत भी थे। उन लोगों ने कहा कि देखो भाई, हम लोग जर्नी करते हैं, थोड़ा सा भगवान के लिए घूमते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो इस पर जो तुम लोग टैक्स लगा रहे हो इसको हटाओ। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको भी हटाना बंद माना नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद फार्मर लोगों ने रिवोल्ट किया। और ये 19th सेंचुरी का रिवोल्ट था, तो इसमें थोड़ी वायलेंस भी इंक्लूड थी। तो फार्मर लोग इस टाइम धरना या सत्याग्रह इसमें विश्वास नहीं करते थे। वो लोग बस इसमें विश्वास करते थे कि मारो इनको जितना हो सके, उसी में हमारा वो है। तो पहला जो रिवोल्ट था सन्यासी, और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें रिलीजियस लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हिंदू और मुस्लिम सब इंक्लूड थे। जी दीप्तांशु जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है, नहीं तो सर। इसकी एक, हाँ कुछ पूछ रहे थे, कंटिन्यू करूं? नो नो कंटिन्यू सर। चल, इसकी एक खास बात जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें इंक्लूड थे। ये एक सबसे खास बात थी। तो इसका मतलब इस टाइम तक अभी इंडिया में कम्युनल वायलेंस जो हो रही थी वो इंक्लूड नहीं थी। और इसके बारे में एक बहुत फेमस राइटर है, हिस्टोरियन, जिन्होंने लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है आनंद मठ। उस आनंद मठ में हमें दिखता है कि भाई कैसे इन लोगों ने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया और कैसे सारी चीजें चलाई। इसको लिखा कितने? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। कई बार ये पूछा जाता है कि भैया ये वाला जो रिवॉल्ट था वो किस नोवेल से या किस बुक से हमें पता चलता है? तो आनंद मठ से हमें पता चलता है। और उसके राइटर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये फर्स्ट फार्मर रिवॉल्ट था। दीप्तांशु जी माइक अपना यस सर। बंद कर लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिवॉल्ट था। सेकंड जो रिवॉल्ट होता है वो होता है नील रिवॉल्ट या इंडिगो रिवॉल्ट। उसमें फार्मरों की प्रॉब्लम यही थी कि ब्रिटिश लोग उन्हें फोर्स करते थे कि भैया आप लोगों को 1/3 या इतने पार्ट पर इंडिगो करनी पड़ेगी। तो पहले शुरुआती फेज में ब्रिटिश लोगों से प्यार से ही फार्मरों ने बोला कि भैया प्यार से मान जाओ, हमारे लैंड जो है उस पर हमें फूड भी उगाना होता है और आप लोग मानते ही नहीं हो। तो इंडिगो रिवोल्ट की शुरुआत इसी चीज से हुई। फार्मरों ने पहले बोला प्यार से, ब्रिटिश लोग बोले नहीं, तुम्हें इंडिगो करना पड़ेगा और इसके लिए हम आपको कोई भी ऑप्शन भी नहीं। ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 के रिवॉल्ट के जस्ट बाद हुआ। 1859 टू 60 तक चला। और इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम ब्रिटिश लोगों को हुई। और ये रिवॉल्ट जो फार्मरों का रिवॉल्ट था उनमें से एक बेस्ट रिवॉल्ट था, क्योंकि इसमें बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट इंक्लूड था। इवन जो उस टाइम वॉइस रहा था लॉर्ड कैनिंग, और साथ में ही उसके और भी लोग जो जुड़े हुए थे, वो बोलता है कि भाई मुझे बड़ा डर है कहीं ऐसा ना हो जाए ये रिवॉल्ट 1857 के रिवॉल्ट से भी ज्यादा बड़ा हो जाए और हमें इंडिया से जाना पड़े। तो इस वजह से ये रिवॉल्ट काफी ज्यादा फेमस भी रहा।
इसका भी ओरिजिन कहाँ पे है? बंगाल में। पहला जो रिवॉल्ट देखा उसका भी बंगाल में, और इस रिवॉल्ट का ओरिजिन भी बंगाल में। इसका टाइम पीरियड 1859 टू 16, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। और यहाँ पर दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों इसको लीड कर रहे थे। दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई ने इस रिवॉल्ट को लीड किया और फार्मरों को मोबिलाइज किया। और उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारे डिमांड ब्रिटिश के लिए रखी कि भाई आप लोग हमें ये सारी चीजें दो। और इनकी मेन डिमांड यही थी कि हम लोग राइस उगाएंगे, ना कि इंडिगो, क्योंकि राइस उगने से हमें फूड मिलता है और हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का पेट भी बढ़ता है। लेकिन इंडिगो उगाने से हमें लॉस होता है। एक तो पहली बात, हमको प्रॉपर मार्केट प्राइस नहीं मिलता, और दूसरा इंडिगो उगाने से हमारी लैंड भी इनफर्टाइल होती है। शुरुआत में इन्होंने एक इंडियन ऑफिसर हेमचंद्र से बोला कि सर आप हमारा साथ दो और हमें डायरेक्शन दो। तो हेमचंद ने कोशिश की कि भाई इन लोगों का साथ दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं माने, बोले नहीं हम लोग आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने थोड़ा सा रिवॉल्ट किया और थोड़ा सा अपना दिखाया, और ये भी रिवॉल्ट में थोड़ी बहुत वायलेंस इंक्लूड थी। तो ब्रिटिश लोग थोड़े डरे, और उसके बाद इन लोगों ने बोला ठीक है आप लोगों की बात हम सुनते हैं, और एक कमीशन बना दिया और इंडिगो कमीशन स्टेब्लिश हुआ। और इंडिगो कमीशन ने माना कि हाँ भाई इंडियन लोगों की बात जायज है, और कहीं ना कहीं हमें इनके यहाँ जो इनकी ये डिमांड है उस डिमांड को मानना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन था 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश लोग देख चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे एक और रिवॉल्ट इतना बड़ा हो जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो, इसलिए वो बातें मान भी लेते हैं। और इसके बारे में एक और फेमस राइटर थे जिनका नाम था दीन बंधु, उनकी फेमस बुक थी नील दर्पण। दीन बंधु की जो बुक थी नील दर्पण, इसमें इंडिगो रिवॉल्ट का काफी जिक्र मिलता है। और ये किसके टाइम हुआ? लॉर्ड कैनिंग, वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम ये रिवॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये भी काफी ज्यादा सफल रहा, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने इनकी बात भी मानी और उसके बाद डिसीजन भी लिया। अगला जो रिवॉल्ट है जो भी काफी फेमस रहा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, पावना रिवॉल्ट। पावना रिवॉल्ट की स्टार्टिंग होती है, ब्रिटिश लोग एक एक्ट लेके आए और उस एक्ट के थ्रू उन्होंने बोला कि जो भी फार्मर 12 ईयर से ज्यादा टाइम से किसी भी खेत पर या किसी लैंड पर अगर फार्मिंग करता है तो वो लैंड का ओनर वो फार्मर होगा। तो जब ये बात फार्मर को पता चली तो फार्मर बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है कि भैया 1859 के एक्ट के थ्रू हम लोग ऑनर हैं तो हम लोग अपना राइट मांगेंगे। लेकिन जब ये लोग राइट मांगने गए तो जमींदार बोले भाई कैसे कैसे आप लोग इस लैंड पे कंट्रोल कर रहे हो? बोले कि हमें तो राइट मिला हुआ है। तो जमींदार लोगों ने इनको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और बोला भागो यहाँ से, तुम्हारा राइट कुछ नहीं है जब तक हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद दो लीडर एक तरीके से उठे, एक थे ईशान चंद और दूसरे शंभूपाल। ईशान चंद और शंभूपाल ने फिर फार्मरों को मोबिलाइज किया और फिर उसके बाद फार्मरों ने जो जमींदार थे उनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। और ये अभी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, जमींदारों के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं। और एक चीज और बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ क्वीन, जो ब्रिटिश क्वीन है
सिर्फ उसकी रैयत बनना चाहते हैं। रैयत मतलब फार्मर। तो इसका मतलब ब्रिटिश के प्रति इनके मन में थोड़ा सा विश्वास था, फेथ था, और इंडियन जमींदार के प्रति ये रिवोल्ट हुआ। और कई बार ऐसा बोला जाता है इस रिवोल्ट में अभी वो थिंकिंग नहीं आई थी कि रियल में हमारे एनिमी ब्रिटिश है, ये जमींदार लोगों को ही अपना एनिमी समझ रहे थे। और साथ में ही ब्रिटिश लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की कि इसका कम्युनल एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाए, कम्युनल वायलेंस बढ़ाई जाए। उन्होंने बताया कि भैया जितने भी लोग जो ऑनर हैं वो हिंदू हैं, और जो लोग फार्मर हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो लोग मुस्लिम हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के रिलीजन के बेस पे मूवमेंट शुरू हुआ है, और ये ब्रिटिश के फायदे की बात थी क्योंकि इंडिया में डिवाइड करो और रूल करो, ये इनकी पॉलिसी का हमेशा पार्ट रहा है। बट बाद में किसानों की थोड़ी सी डिमांड मानी गई और फिर किसानों को थोड़ा सा राइट भी मिला। ये इस मूवमेंट में इन्वॉल्व था। अगला जो मूवमेंट हुआ वो हुआ मराठा दक्कन में, और ये वाला रिवोल्ट आप लोगों ने पहले भी शायद देखा होगा। वहां पर प्रॉब्लम यही हुई कि ब्रिटिश का एक मेन कॉलोनी था यूएस से, और यूएस से जो इनका मेन कॉलोनी था वो इनसे हाथ से निकल गया, और यूएसए से ही इनको कॉटन मिलती थी। तो इन्हें कॉटन आना बंद हो गया। कॉटन अगर नहीं मिलेगी तो इन लोगों के क्लॉथ कैसे बनेंगे ब्रिटिश लोगों के। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में डेक्कन, जहाँ पे बसाल्ट रॉक मिलती है, और बसाल्ट रॉक की खासियत यह है कि वहां पर जो सॉइल मिलती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और ब्लैक सॉइल में आप लोग कॉटन अच्छे से कर सकते हो। उसका रीजन, ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पे कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो 1875 में ये सारी चीजें हुई। बिगिनिंग स्टेज में क्या हुआ, फार्मरों ने डेट लेके कॉटन की, और उन्हें अच्छा मार्केट प्राइस भी मिला क्योंकि ब्रिटिश लोगों को भी जरूरत थी। लेकिन कुछ साल बाद जब इनके रिलेशन यूएसए से अच्छे हुए तो इन लोगों ने फार्मरों की जो क्रॉप थी वो खरीदी नहीं, तो फार्मरों को काफी ज्यादा लॉस हुआ। और जब उन्हें लॉस हुआ और उन्होंने कर्ज भी लिया था क्रॉप को डेवलप करने के लिए बहुत सारे साहूकारों से, जमींदारों से, तो फार्मर को काफी गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने डेक्कन के रिवोल्ट, या एक तरीके से कहो राइट्स, दंगे एक तरीके हुए। और दंगे में उन्होंने साहूकार, जमींदार या बड़े बड़े जो फार्मर थे उनके यहाँ जाकर उनको मारा, और उनके जो रजिस्टर थे वो भी जला दिए। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों को जब पता चला तो पहले राइट्स को उन लोगों ने दबाया, कंट्रोल किया, और फिर 1879 के एक एक्ट के थ्रू 1879 में एक एक्ट बनाया, उसके थ्रू इन फार्मरों को थोड़ा सा फायदा दिया। बोला ठीक है भैया तुम्हारे साथ दिक्कत हुआ है, हम मान रहे हैं, और आप लोगों को हम लोग कुछ राइट दे देते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें इसमें हुई। तो ये जो हमने फार्मर मूवमेंट देखे, ये सारे फार्मर मूवमेंट अभी तक 19th सेंचुरी के हैं। जैसे ही गांधी जी आएंगे उसके बाद हमारे देश में 20th सेंचुरी के फार्मर मूवमेंट होंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। इसमें जो इशू था, इसमें भी इशू इंडिगो था। एक पर्सन जो गांधी जी के पीछे बहुत दिन पड़े रहे, राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को बोला सर आप हमारे वहां चलिए, और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ब्रिटिश लोग हमारी बिल्कुल बात नहीं मानते, और हम लोग बहुत मजबूरी में अपनी लैंड पर इंडिगो करते हैं। शुरुआती स्टेज में गांधी जी थोड़े से
लीनेंट थे, उन्हें मन नहीं था जाने का, बोले पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने जब वो नहाने के लिए जाते, राजेंद्र शुक्ल जी सामने देखते, पानी पीने जाते तब भी सामने, ब्रश करने जाते तब भी सामने। तो फिर गांधी जी बोले बताओ भैया, पहले तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो राजेंद्र शुक्ल ने प्रॉब्लम बताई। तो गांधी जी ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया, और उनके एक दोस्तों में से एक थे हमारे फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने कॉल लगाया और पूछा क्या सच्ची में वहां इतनी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला हाँ प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने सारे दोस्त और राजेंद्र प्रसाद जी सब लोग पहुंचे चंपारण। चंपारण एक प्लेस है बिहार में, वहां पर पहुंचे और 1917 में इन लोगों ने कमेटी बनाई। पहले फार्मरों से बातचीत की। तो जब बातचीत की तो बहुत सारे फार्मर साथ में आए कि भाई चलो गांधी जी आए हैं, अब हम लोगों को न्याय मिलेगा, थोड़ा जस्टिस मिलेगा। और फिर उसके बाद ये लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट किए। जब ये बात ब्रिटिश ऑफिसरों को पता चली कि भाई यहाँ कोई लीडर आया है, वो चाहता है कि इन लोगों को जस्टिस मिले और इनको इंडिगो की जो फार्मिंग है वो बंद की जाए। तो ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को पहले बोला कि देखो भैया तुम ठीक है आ गए हो, बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ से चले भी जाओ, ज्यादा देर रुकना नहीं, अगर ज्यादा देर रुकोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है आप लोग अरेस्ट कर लो, लेकिन पहले इस भीड़ को रोक लो, जब आप में ताकत होगी तो भीड़ रोक लेना, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन गांधी जी गए नहीं, थोड़े डरे नहीं वो, क्योंकि उन्हें पहले से ही ब्रिटिश लोगों की आदत थी। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे उन्होंने रिवोल्ट वहां पे किए थे, सत्याग्रह भी चलाए थे, तो उन्हें आदत थी। तो उन्होंने पहले तो किसानों को ये बोला देखो सबसे पहली बात, आप में से कोई भी वायलेंस नहीं करेगा, हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे, और जब तक ब्रिटिश लोग नहीं मानेंगे तब तक सत्याग्रह लॉन्च रहेगा। तो आप लोगों को शांति से बैठना है, कोई हल्ला नहीं करेगा, और दूसरा सबसे पहली कंडीशन कोई वायलेंस नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हुई। कुछ दिन बाद ब्रिटिश लोगों पर प्रेशर बना, तो फिर उसके बाद वो वापस आए, और फिर उन्होंने बोला ठीक है भैया तुम्हारी डिमांड मानी जाती है, बस आप लोग अब इस सत्याग्रह को तोड़ दो। तो ये गांधी जी की इंडिया में पहली जीत थी, और चंपारण के सारे फार्मर भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि चलो भैया हमें उस सिस्टम से तो कहीं ना कहीं फ्रीडम मिल गई, जो सिस्टम हमारा इतने दिन से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। और इसी चंपारण मूवमेंट में गांधी जी की सक्सेस को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा टाइटल दिया। और गांधी जी का पूरा नाम क्या हुआ? महात्मा गांधी। ये कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, उस टाइम के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। और आप लोगों को पता ही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी है जिनके बेस पे ही हमारा नेशनल एंथम जन गण मन वो भी इन्होंने डेवलप किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के महात्मा गांधी जी को कहने के बाद वो काफी ज्यादा फेमस भी हुए, और फिर उसके बाद जितने भी लोग थे सब उनको बुलाने लगे, और सब जानने लगे कि भैया गांधी जी नाम का कोई पर्सन है, देखने में दुबला पतला है लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा है, और ये पर्सन कुछ भी कर सकता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लग जाता है नेशनल मूवमेंट में। और फिर अगला जो आता है वो आता है खेड़ा। खेड़ा गुजरात में, और यहाँ पर फार्मर डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश लोगों से कि देखो भैया हमारे यहाँ क्रॉप खराब हो गई है, और क्रॉप खराब होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हुई है, और हमारे यहाँ फेमाइन की सी सिचुएशन हो गई, तो आप लोग इस बार अपना लैंड रेवेन्यू मत लो। लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं माने। शुरुआती स्टेज में यहाँ पे दो लीडर थे जो फार्मरों के थे, मोहनलाल और शंकर लाल, वो लीड कर रहे थे, लेकिन इनकी बात इतनी मान नहीं रहे थे। बोले ठीक है तुम लोग लीड करो। तो मोहनलाल और शंकर लाल जी कर रहे थे,
भागे भागे ट्रेन पकड़कर गांधी जी भी यहाँ पे आए। तो बोले चलो भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारी फसल खराब होगी, ये लैंड रेवेन्यू मांगे जा रहे हैं, हम पे रिसोर्स है ही नहीं। तो गांधी जी भी फिर इसमें साथ में हो जाते हैं। तो गांधी जी बोले चलो हम साथ में मिलके डिमांड करेंगे। और इसी रिवोल्ट में जो पटेल जी थे, पटेल जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया के आयरन मैन, और उनके बड़े भाई Yes, sir. विट्ठल भाई पटेल, है ना, सुना है ना, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई Yes, sir. पटेल, बहुत बड़े देता हूँ, विट्ठल भाई पटेल वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो खेड़ा मूवमेंट भी सक्सेसफुल हुआ। और फिर ब्रिटिश लोगों ने बोला देखो भैया जो वॉलेंट्री लैंड रेवेन्यू देना चाहता है वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहता है नहीं दे सकता है। तो एक तरीके से वॉलेंट्री जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब था ये फार्मर लोग ये वाला रिवोल्ट, ये वाला मूवमेंट जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसके वजह से गांधी जी और फेमस होते गए। पहला उन्होंने चंपारण, फिर उसके बाद खेड़ा, ये भी रिवोल्ट उनका सक्सेसफुल रहा। ये सत्याग्रह में भी उनको बहुत ज्यादा वो मिली, तो गांधी जी और फेमस हुए। फिर उसके बाद एक मूवमेंट और चला, बारदौली। बारदौली भी गुजरात में ही था। और यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिश लोगों ने लैंड रेवेन्यू का जो रेट था वो बढ़ा दिया। और यहाँ पर लीड कर रहे थे हमारे सरदार पटेल। और सरदार पटेल ने इस एरिया में लोगों के या फार्मर के राइट्स को लेकर रिवॉल्ट चला ही रखा था उन्होंने तो मूवमेंट। फिर बाद में गांधी जी भी आ गए इसमें। गांधी जी फिर दोबारा, अच्छा अच्छा क्या हुआ बताइए बताइए। तो गांधी जी को अब अच्छा लग रहा था रिवॉल्ट करना इंडिया में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फार्मर का सपोर्ट मिल रहा है और छोटे मोटे लीडर वहां पे हैं ही, तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो बारदौली जो भी गुजरात में ही था, और यहाँ पर 1928 में, और इसको लीड कर रहे थे सरदार पटेल। और इस मूवमेंट में ही जब सरदार पटेल ने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो यहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने पटेल जी को सरदार नाम दिया। सरदार का मतलब होता है जो सबका हेड हो, तो उन्होंने बोला कि भैया आप सरदार हो। और फिर उनका पूरा नाम क्या हुआ, सरदार पटेल। हमने देखा चंपारण में गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला, और बारदौली सत्याग्रह में पटेल जी को सरदार का मिला। और फिर उसके बाद जब गांधी जी इन्वॉल्व होते आते हैं, तो इन लोगों ने 22% कर दिया था रेवेन्यू इंक्रीज करके। तो फिर उसके बाद मीडिएटिंग रोल गांधी जी प्ले करते हैं, और गांधी जी उनको बोलते हैं भैया थोड़ा कम करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ब्रिटिश लोग इसको 6% के आसपास कर देते हैं, बोले ठीक है भैया 6%, लगभग 1/4 के आसपास कर देते। तो इसमें भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फार्मर लोग ही विन हुए। तो ये फार्मर लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ, उन्हें थोड़ी खुशी भी हुई, चलो हमें कुछ फायदा तो मिला। तो ये सारे उस टाइम के मूवमेंट थे, राइट्स थे और रिवॉल्ट थे जो फार्मरों ने किए। और इससे काफी ज्यादा फायदा मिला हमारे नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि फार्मर जब इन्वॉल्व होने लगा इन मूवमेंट में, तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट में भी वो इन्वॉल्व होगा, और हमारे साथ पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। और ब्रिटिश लोगों को जहां से लैंड रेवेन्यू उनका मेन सोर्स था इनकम का, उससे भी कहीं ना कहीं उन्हें ये जरूरी था कि वो फार्मर की चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर इग्नोर करेंगे तो उनका ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये फार्मर रिवोल्ट, कुछ और रिवोल्ट बचे वो हम कल देखेंगे। अभी थोड़ा लिखने का बचा है तो वो लिख लेते हैं। तो समझ आया दीप्तांशु जी और सृष्टि जी? सृष्टि जी आपको समझ आया? यस सर। चलिए, तो लिखने का आप लोगों ने कहां तक कर लिया था? ट्राइबल मूवमेंट अभी नहीं लिखे ना? ट्राइबल मूवमेंट के बारे में लिखा नहीं?
दीप्तांशु जी, सृष्टि जी, जिसने भी कल क्लास दोनों ने ज्वाइन की थी ना, यस सर। तो कहाँ तक लिखा था आप लोगों ने लास्ट पॉइंट? लास्ट नेचर लिख लिया था ट्राइबल मूवमेंट का। कहाँ लिख लिया था? खासी रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, इनमें से कोई लिखा था या हाँ नहीं? सर, हाँ सर। लिख लिया। और यस सर। जालिया ग्राम रिवॉल्ट, मणिपुर रिवॉल्ट, नागालैंड, ये भी लिख लिया था। ट्राइबल वॉल्ट। और नो लास्ट सर, वाला इसमें है मुंडा रिवॉल्ट। वो कल वाली क्लास में तो आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखवाया था। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के बाद आपने कुछ लिखा नहीं? नो सर। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए ट्राइबल रिवॉल्ट। चलो, उनके बारे में मैं लिखा था। हेडिंग डालिए ट्राइबल रिवॉल्ट। ठीक है, तो उसमें कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट, क्या रीजन थे इसके ट्राइबल रिवॉल्ट के? कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक रीजन। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक रीजन। देखिए, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी create control of जमींदार, create control of जमींदार on tribal land, on tribal land which create economic problem for tribal, economic problem for tribal। सेकेंड पॉइंट इसमें इकोनॉमिक कॉजेज में सेकेंड पॉइंट, ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी डिक्लेयर British forest policy declare forest of tribal as government property, as government property which end traditional right of which end traditional right of
ट्राइबल on forest, traditional right of tribal on forest, traditional right of forest. अब इसमें बी पॉइंट सेकेंड हेडिंग डालना। एक तो हमने इकोनॉमिक देखा, अगला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, एक और रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। लिखिए इसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी implemented on tribal zone British administrative policy implemented in tribal zone which create police, civil servant and army interference, army interference in the life of tribal, in the life of tribal, life of tribal। थर्ड हेडिंग डालिए सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। This policy interfere, this policy interfere in tribal religious and social tribal religious and social tradition tribal social and religious tradition and also promote Christianity and also promote Christianity for change of their religious thought,
for change of their religious thought. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इन्होंने किया। तो उसमें ब्रिटिश की 3 पॉलिसी, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा रीजन फॉर अनसक्सेसफुल मूवमेंट या अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट। ट्राइबल लोगों ने रिवॉल्ट किए लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए, उसका रीजन क्या था? रीजन फॉर अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट। तो उसमें लिखिए सबसे पॉइंट नंबर 1, lack of leadership and strategic policy in tribal revolt Second point, different tribal revolt happened in different time which help British to control these revolt like कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेना। संथाल बंगाल में हुआ है, संथाल कोल एंड मुंडा, संथाल, कोल्ड एंड मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें lack of modern weapon as compared to British, lack of modern weapon as compared to British। ठीक है, तो ये कुछ
रीजन थे जिस वजह से ये लोग डिफीट हुए। एक और रीजन आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो रिलीजियस पे ज्यादा डिपेंड थे और थोड़ा सा चमत्कार कि भैया कुछ ऐसा होगा कि लोगों को मसीहा कोई मिलेगा, ये भी एक रीजन हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं। अगला हेडिंग डालो आप लोग, नेचर। इसका नेचर कैसा था? उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, नेचर। पॉइंट नंबर 1, these revolt issues these revolt issues was local these revolt issues was local and leader also from local community. Also from local community. Second, they believe in Masiha. They believe in Masiha they believe in Masiha, so lack of scientific and logical thinking. Masiha, lack of scientific and logical thinking. Next point, violence also used. Violence also used. Violence also used. Last point, no alternative no alternative for social and economic system. No alternative for social and economic system. Therefore, they came in revolt category. Therefore, they came in revolt category.
ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो